students. In previous lecture, we learned about the flowchart algorithms and the different programming language, that is machine language, high level language and assembly language. Now from today we start the actual C programming. जो हमारा C प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है या जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं और प्रोग्रामिंग जो हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट टुडे विल डिस्कस अबाउट सम introductions of programming language and how what is the structure of the program in C. So first we start the introduction of the program C programming. C programming, all we know that this is the high level language. ठीक है. हमने 3 types of programming language studies करी थी. First is machine, assembly and high level. तो C programming जो है this is the high level language programming, means high level language and this is the general purpose high level language, means इसके अंदर जो syntax है या जो हम लोग codes लिखते हैं या जो instructions और commands हम लोग देते हैं that is completely understandable by human, means एक तरह से ये English like statements की तरह ही होता है. ठीक है. And it is developed by Dennis Ritchie in 1972 at Bell Laboratories. ठीक है. It is developed by Dennis Ritchie and in 1972 at Bell Laboratories. ठीक है. और मेनली जो ऑब्जेक्टिव था इस सी लैंग्वेज को बनाने का वो था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबके लिए फ्रीवेयर और अवेलेबल हो. दैट इज़ द यूनिक्स. अप्रोक्सीमेटली 95% आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी प्रोग्रामिंग में ही बना हुआ है. ठीक है. और 1972 में डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था. उसके बाद 1983 में ANSI ने इसको स्टैंडर्डाइज किया. एक स्टैंडर्ड या हम बोले तो स्टैंडर्ड देती है, दैट इज़ ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में इसको स्टैंडर्डाइज किया और इसको एक नेम दिया, दैट इज़ ANSIC अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैंडर्डाइज करती है. तो 1983 में इसको स्टैंडर्डाइज किया एंड दिस ANSIC वाज कंप्लीटेड इन 1988. थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड होते गए और चेंजेस होते गए और दिस कंप्लीटेड इन 1988. ठीक है. दिस इज़ दी सम हिस्ट्री ऑफ द सी प्रोग्रामिंग. ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री पे जाएंगे नहीं क्योंकि हमें हिस्ट्री से ज़्यादा कोई मतलब नहीं. बस हाँ थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि किसने बनाई, क्या बनाई, कब हुआ, ये वो. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम, कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम. ठीक है. तो हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है कि स्ट्रक्चर मीन्स कि किस तरह से हम लोग सी प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे और किस तरह से इसका जनरल जो एक तरह से हम बोल सकते हैं जनरल अरेंजमेंट्स हैं या जो जनरल स्ट्रक्चर है कि क्या क्या आता है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम जो हैं हम इसके अंदर राइट डाउन कर सकते हैं. किस तरह से सारी चीज़ होती है तो वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू, स्ट्रक्चर जो होता है सी प्रोग्राम का वो हम लोग बता सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट जो सेक्शन आता है किसी भी सी प्रोग्राम का वो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. फर्स्ट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है हमारे RTU में. तो सबसे फर्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मीन्स कि जब भी सी प्रोग्राम प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है उसके अंदर हम लोग राइट डाउन करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द आवर प्रोग्रामिंग या व्हाट इज़ द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रोग्राम. जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव और जो आपका ऑब्जेक्ट है या हम बोले तो व्हाट इज़ द पर्पस कि हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ताकि
कोई थर्ड पर्सन उस प्रोग्राम को अगर ओपन करके देखे तो उसको फर्स्ट ही पता चल जाए कि दिस प्रोग्राम इज़ फॉर दिस पर्पस, ठीक है, कि ये प्रोग्राम ये चीज़ कर रही है, ये प्रोग्राम ये चीज़ कर रही है, ठीक है। तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है उसके अंदर हम लोग राइट डाउन करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स कि क्या पर्पस है इस प्रोग्रामिंग का। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है उसमें हमारा क्या होता है, विल राइट द पर्पस ऑफ द एल्गोरिदम। तो दिस इज़ द कोड ब्लॉक्स एडिटर जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो जो पर्पस है हमारा, ठीक है, जैसे कि सपोज मैं लिखूँगी दिस प्रोग्राम प्रिंट्स अ मैसेज, ठीक है, कि ये प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है, दिस प्रोग्राम प्रिंट्स अ मैसेज। एंड हम लोग लिखते हैं सपोज ऑथर इज़ XYZ, डेट इज़ 14/05/2020, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्पस पार्ट। पर्पस पार्ट के अंदर हम लोग पर्पस लिखते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है उसके अंदर हम लोग पर्पस लिखते हैं। उसके अलावा हम लोग जो ऑथर है या डेट्स हैं वो हम लोग लिखते हैं। बट अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा कंपाइलर इस चीज़ को रीड करेगा, ठीक है। इट इज़ रीडेबल बाय द कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर इस लाइन को, इन लाइंस को जो है वो रीड करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये लाइंस जो है वो हमारा कंपाइलर रीड नहीं करे, ठीक है। हम चाहते हैं अगर कंपाइलर इसको रीड करेगा तो उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये हम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, ये ह्यूमंस के लिए दे रहे हैं ताकि वो समझ सके कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाया है। ये कोई कंप्यूटर जो हमारा है या कंपाइलर जो है उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसको अनरीडेबल बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सी के अंदर दो तरह के कमेंट लाइंस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कमेंट लाइंस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका दिस इज वन, दिस // दिस वन इज द सिंगल लाइन कमेंट, दिस वन इज द सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। // इसके आगे अगर जो भी एक लाइन जो है, अगर आपको सपोज इस पर्टिकुलर लाइन को अगर आपको अनरीडेबल बनाना है तो आप क्या करो, इसके आगे // लगा दो, ठीक है। ये पूरी की पूरी लाइन, इस लाइन में आगे भी मैं कुछ लिखूंगा तो ये देखोगे आप, ये डल हो गई, ठीक है। मीन्स कंपाइलर इसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है कि जिस लाइन को आपको अनरीडेबल बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हो // या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट, कि मुझे पूरा के पूरा पैराग्राफ अगर बनाना है, पूरा के पूरा पैराग्राफ अगर आपको अनरीडेबल बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हो /* से स्टार्ट करना है और एंड करना है // से। अब इसके बाद कुछ लिखूंगा तो वो रीडेबल होगा, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे कमेंट लाइंस होते हैं। फर्स्ट इज द सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस वन इज द मल्टीपल लाइन कमेंट, दिस वन इज द मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। कि आपको एक पूरे प्रोग्राम पैराग्राफ को अगर आपको कमेंट लाइन में लेना है तो आप स्टार्ट करो // से और एंड करो // से। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, // से, और एंड करना है // से, ठीक है। और अगर आपको एक सिंगल लाइन को अनरीडेबल बनाना है तो आप यूज़ करोगे // ठीक है। // जो होगा ये आपका एक पर्टिकुलर लाइन जो है उसको अनरीडेबल बनाता है, जबकि ये क्या करता है, एक पूरे पैराग्राफ को बनाता है। जैसे हमने यहाँ किया सिंगल लाइन, अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों लाइंस को मुझे अनरीडेबल बनाना है एक साथ, तो मैं क्या करूँ, मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ कर लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे अनरीडेबल बनाना है, तो ये अनरीडेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है उसके अंदर हम लोग जो भी देते हैं वो आपको कमेंट्स लाइंस में देना है ताकि कंपाइलर उसको रीड नहीं करे। अगर कंपाइलर इसको रीड करेगा तो हमारा कंपाइलर यहाँ पे एरर दे देता है, ठीक है। और एरर देगा क्योंकि वो उसको रीड कर पा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो अनरीडेबल रहे ताकि वो, क्योंकि ये चीज़ उसके यूज़ की नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, कमेंट लाइंस में देते हैं जिससे वो अनरीडेबल बन जाती है।
टू टाइप्स ऑफ कमेंट लाइन्स यहाँ पे हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, जिसके अंदर हम लोग राइट डाउन करते हैं पर्पस, ऑथर एंड सारी चीज़। ठीक है, कब बनाया, क्या बनाया, डेट्स एंड सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग सेक्शन जो होता है, इसके अंदर हम लोग राइट डाउन करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि सारी चीज़ जो है हम खुद नहीं बनाते, कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ फंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी बने बनाए हैं, उनको सिर्फ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग माने तो हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, या कोई भी कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, या हम बोले तो कोई कंप्यूटर की कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, तो वो क्या सारे पार्ट्स खुद बनाती? नहीं। क्या वो कीबोर्ड बनाएगी, क्या वो उसके अंदर की मदरबोर्ड, प्रोसेसर और ये चीज़ें बनाएगी? नहीं। वो क्या करती है, वो प्रोसेसर और ये चीज़ें डायरेक्टली कहाँ से ले लेती है, कंपनी से ले लेती है, इंटेल से ले लिया, AMD से ले लिया। ठीक है, तो खुद नहीं बनाती। तो उसी तरह हम भी अगर कुछ प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सारी चीज़ खुद नहीं बनाते, हम सारी चीज़ खुद नहीं बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो इसके अंदर जो इनबिल्ड चीज़ें हैं या इनबिल्ड फंक्शंस जो हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। और जो इनबिल्ड फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शन का अलग अलग यूज़ होता है, हर फंक्शन के लिए अलग का जो परफॉर्मेंस है या जो उसका वर्क है वो सबका अलग अलग होता है। और वो जो फंक्शंस होते हैं, जो इनबिल्ड फंक्शंस या हम बोले तो रेडीमेड फंक्शंस जो होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी के अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, और उन हेडर फाइल्स को यूज़ करके हम लोग आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे मैथ है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो सारे होते हैं math.h के अंदर। ठीक है, .h स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। ठीक है, या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो होते हैं वो stdio और .h के अंदर होते हैं। तो बहुत सारे हैं फंक्शंस हेडर फाइल से। तो जनरली हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट, अभी हम लोग प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे एक आउटपुट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो उसको इंक्लूड करने के लिए हमारे प्रोग्राम में उस हेडर फाइल को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हैश इंक्लूड stdio.h, दिस इज़ द हेडर फाइल। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, STD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हमें सारा पर्पस और सब कुछ लिखना है। लिंकिंग सेक्शन में हमें सारी के सारे जो भी हेडर फाइल्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है दैट इज़ दी डेफिनेशन सेक्शन। ये हम बाद में पढ़ेंगे वैसे, बट डेफिनेशन सेक्शन में हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग राइट डाउन करते हैं जितने भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स हैं या सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, और जो हम लोग जो फंक्शंस हैं उनका डिक्लेरेशंस करते हैं, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो हम सब बाद में देखेंगे ये। ठीक है, उनका जो डिक्लेरेशंस करना होता है या स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है, ग्लोबल डिफाइन, तो हम लोग डेफिनेशन सेक्शन के अंदर हम लोग राइट डाउन करते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। और ये नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का मीन्स होता है कि अगर मैं कोई वेरिएबल या कोई चीज़ में डिक्लेयर करता हूँ ग्लोबली, हमने एक वेरिएबल्स बनाए थे, ग्लोबल मीन्स कि डेफिनेशन सेक्शन के जस्ट बाद में अगर मैं किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करता हूँ तो इस ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में अगर मैं जिस वेरिएबल का या स्ट्रक्चर का या जो भी है हमारे पास उसका अगर डिक्लेरेशन करता हूँ तो इनका जो एग्जिस्टेंस है, ग्लोबल डिक्लेरेशन में जो भी चीज़ डिक्लेयर करूँगा तो उनका एग्जिस्टेंस जो होगा वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में रहेगा, ग्लोबली उनका एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे बाद में कि हमें किस तरह से करना है। ठीक है, अभी सिर्फ हमें समझना है कि इस
में जो भी डिक्लेरेशन करोगे उनका एग्जिस्टेंस वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में रहेगा। आप उनकी वैल्यू को या उनको कहीं भी यूज कर सकते हो पूरे के पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है सी के अंदर, हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर कम से कम और एटलीस्ट और एटमोस्ट, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक मेन फंक्शन होना चाहिए। एक मेन फंक्शन हमारा उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि विदाउट मेन फंक्शन हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, कंपाइलर जो होता है वो एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्टार्ट करता है मेन फंक्शन से। कहाँ से स्टार्ट करता है? मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है और कहीं से नहीं करता है, ठीक है। इसलिए एटमोस्ट और एटलीस्ट, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक मेन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा कंपाइलर एरर दे देता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन हमारे पास होना चाहिए, और मेन फंक्शन को हम लोग इस तरह से राइट डाउन करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, तो इंट मेन, एंड इंट मेन के बाद आपके पास आता है ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर दिस इज द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। इंट का मीन्स होता है कि ये किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। मेन इज द फंक्शन, और कभी भी फंक्शन जो होता है उसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ होता है, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, मेन फंक्शन, ठीक है। इस तरह से हमें इसको बनाना, और इसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ देंगे वो एग्जीक्यूट होगी, या जो भी कमांड हमें देना है वो इसके अंदर देना है। तो मेन फंक्शन जो होता है उसके अंदर वापस आपके पास दो सेक्शंस आते हैं, दिस इज द पैरेंथेसिस। फर्स्ट आता है लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन। देखो यहाँ पे एक था ग्लोबल डिक्लेरेशन, एक है लोकल डिक्लेरेशन। ग्लोबल का मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी आप डिक्लेरेशन करोगे उसका एग्जिस्टेंस पूरे प्रोग्राम में रहेगा, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में रहेगा। बट लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन जो है इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ इस ब्रेसेस से स्टार्ट होगा और इस ब्रेसेस पे ख़त्म हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन करोगे उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ इस बॉडी के अंदर रहेगा, इस बॉडी के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। लोकल मीन्स ये लोकली अवेलेबल है और ये ग्लोबली अवेलेबल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके आएगा इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो सी के अंदर हमेशा ध्यान रखना, आपको जो भी डिक्लेरेशन करना है वो सबसे ऊपर करने पड़ेंगे, ठीक है। फंक्शन के स्टार्टिंग में ही आपको डिक्लेरेशन करना है, आप बीच में कहीं भी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, सी के अंदर। एंड देन लास्ट आता है आपका सब प्रोग्राम और फंक्शन सेक्शन। सब प्रोग्राम और फंक्शन सेक्शन मीन्स कि आपको अगर खुद के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं तो उनकी जो डेफिनेशन होती है वो मेन के जस्ट बाद में आती है, ठीक है। खुद के जो प्रोग्राम्स, अगर खुद के फंक्शंस, जैसे खुद कुछ फंक्शंस तो बने बनाए हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं, बट बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो नहीं बने हुए होते हैं, उनको हम डायरेक्टली खुद बनाते हैं, खुद के पर्पस के लिए बनाते हैं। तो जब हम लोग बनाते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हम लोग लिखते हैं मेन के जस्ट बाद में, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे। तो दिस आर द 6 sections of the C program structure: documentation section, linking section, definition section, global declaration section, main function section and sub program section। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम को कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। इंट मेन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मैं एक मैसेज शो कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, दैट इज़ द printf फंक्शन। printf फंक्शन जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी मैसेज या किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। हमें यहाँ पे अभी मैसेज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे printf यूज़ कर रहा हूँ, printf, ठीक है। और जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है वो आपको पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर देना है। कि मैंने दिया सपोज हाय दिस इज सी प्रोग्रामिंग, हाय दिस इज सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और एंडिंग होगी आपकी रिटर्न 0 से, ठीक है। रिटर्न 0 का मीन्स है कि ये कोई रिटर्न 0 टाइप, 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है बाहर इंटीजर टाइप की। ये हम बाद में देखेंगे। अभी मुझे printf फंक्शन जो है, ये printf फंक्शन होता है stdi और .h में जो बनाया है डबल कोट के अंदर। इसके अंदर डबल कोट के अंदर आप जो भी चीज़ दोगे वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। डबल कोट के अंदर मैंने दिया हाय दिस इज सी प्रोग्रामिंग, तो इस लाइन को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। और ध्यान रखना सी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट एंड होता है आपका सेमीकोलन से। जैसे मुझे यहाँ पे अगर कमेंट देना है तो मैं दे सकता हूँ
कि ये मैसेज, ये लाइन क्या कर रही है, प्रिंट अ मैसेज, ठीक है, इस चीज़ को रीड नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये आपके पास बिल्ड का ऑप्शन आता है, दिस इज़ फॉर द कंपाइलेशन। अब देखो यहाँ पे कंपाइलेशन की पूरी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई एरर होगी, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, सॉरी कंपाइलेशन हो रहा है, कंपाइलेशन होने के बाद अगर कोई एरर नहीं आएगी तो इट गिव्स 0 एरर 0 वर्ड, ठीक है, और अगर कोई एरर आएगी तो जैसे यहाँ दे दिया इसने कि 0 एरर 0 वार्निंग। अगर सपोज मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सपोज ये हटा दिया, ठीक है, और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इट गिव्स दैट एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, रिटर्न से पहले सेमीकोलन की आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर प्रिंट एफ की जगह प्रिंट लिख दिया तो इट अगेंस्ट गिव implicit warning undefined reference to print, मीन्स आपने प्रिंट कहाँ है, प्रिंट stdio.h में नहीं है प्रिंट, तो दैट इज प्रिंट एफ, ठीक है। तो हमारा कंपाइलर एरर दे देता है, पहले हम उसे एरर को सॉल्व करेंगे। अब बहुत बार होता है कि मैं क्या गलती से इसको कैपिटल पी भी हम लिख देते हैं गलती से, तो अगर मैं लिखता हूँ तो इट अगेंस्ट गिव्स वार्निंग एंड एरर कि कैपिटल प्रिंट एफ तो इसके अंदर है ही नहीं है, तो स्मॉल प्रिंट एफ है, ठीक है। तो हमें इसको वापस जाके चेंज करना पड़ेगा प्रिंट एफ की तरह, ठीक है। तो इसको मैं अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ तो इट गिव्स 0 एरर 0 वार्निंग। और अगर मैं इसको फर्स्ट आपको कंपाइल करना है, कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास प्रिंट आ जाएगा मैसेज, हाई दिस इज़ ए सी प्रोग्रामिंग। ये टाइम दे देता है कि कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ है, क्लियर। तो हम लोग दे सकते हैं हाई दिस इज सी प्रोग्राम। एक और लाइन अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो प्रिंट एफ, मैंने दे दिया हाई के बाद सपोज यहाँ दे दिया हाई दिस इज सी प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, हर बार जब भी आप प्रोग्राम में चेंज कर रहे हो आपको एग्जीक्यूट करना, इसको कंपाइल करना, नहीं करोगे तो ये पुरानी वाली चीज़ ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो इट गिव्स हाई दिस इज प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्रिंटफ 2 बार यूज़ किया है बट हाई स्पेस दिस इज प्रोग्राम। तो ये जो प्रिंटफ है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू लाइन में नहीं जाता है। अगर न्यू लाइन में मुझे जाना है तो जैसे मुझे इस हाई के बाद न्यू लाइन चाहिए तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्लैश है, ठीक है, और यहाँ पे भी चाहिए इसके बाद तो स्लैश है। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, हाई स्पेस देन स्लैश मीन्स न्यू लाइन में जाएगा, न्यू लाइन में दिस इज सी प्रोग्रामिंग। तो मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, फिर करता हूँ हाई दिस इज सी प्रोग्राम न्यू लाइन, 2 बार न्यू लाइन दे रहा है, एक बार हाई के बाद, ठीक है, और एक बार इसके बाद, ठीक है। अगर मैं यहाँ से न्यू लाइन हटा देता हूँ तो वो न्यू लाइन उसके बाद नहीं देगा, देखो हाई इसके बाद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या कंपाइल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो मैंने आपको बताया कि आप कंपाइल करते हो और फिर एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। सबसे पहले हम जो ये जो चीज़ है .c से सेव करना है, ध्यान रखना हमेशा demo.c, मैंने इसको सेव किया हुआ है demo.c से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे डेस्कटॉप पे demo.o है, demo.c है, और एक और फाइल होगी demo.j, ये 3 फाइल है आपके पास, ठीक है। demo.c दिस इज द demo.c जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, जो प्रोग्राम बना हुआ है, जो इसको हम बोलते हैं दिस इज द सोर्स कोड, दिस इज द सोर्स कोड, जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। फिर हम जब कंपाइल करते हैं तो हमें पता है कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कंपाइलर क्या करता है, हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम है, जो सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, मशीन कोड में, इक्विवेलेंट मशीन कोड में। क्योंकि हमारा क्यों करता है, क्योंकि हम ट्रांसलेटर है कंपाइलर, हमारा कंप्यूटर जो है वो तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो समझता है तो ऑब्वियसली मुझे उसको किस में देना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है,
अगर कोई एरर नहीं है तो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके और कंपाइल करके वो एक फाइल बनाएगा, दैट इज दी दिस वन, demo.o. दिस इज द ऑब्जेक्ट फाइल, दिस इज द ऑब्जेक्ट फाइल। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं सपोज नोटपैड में ही इसको ओपन करता हूँ, तो ये इस तरह से कुछ अजीब सा आएगा जो कि अनरीडेबल है, हम इसको रीड ही नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द बाइनरी, या हम बोले तो मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को, ये जो सोर्स कोड है डॉट सी, डेमो डॉट सी को जब हम कंपाइल करेंगे तो इट कन्वर्ट्स इन डेमो डॉट ओ, डेमो डॉट ओ में ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोड जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और ऑब्जेक्ट कोड इज़ नथिंग बट अ मशीन कोड, इक्विवेलेंट मशीन कोड। ठीक है, और मशीन कोड फिर उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो ये मशीन कोड है तो इट जनरेट्स अ डॉट ई एक्स ई, दिस इज द डॉट ई एक्स ई एग्जीक्यूटेबल कोड, जो हम ब्लैक स्क्रीन हमारे पास आ रही थी ये वाली, दिस डेमो डॉट ई एक्स ई, हाई दिस सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो 3 फाइल्स बनती है यहाँ पे, डॉट सी, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, या हम बोले तो रन फाइल। ठीक है, जो कि आउटपुट फाइल शो होती है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इसके कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।